2013 का आयोजन, उस समय की स्थिति क्या थी? उस आयोजन को उस दौरान एक हादसों के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया था। और जो हावड़ की बात कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री के साथ हावड़ में क्या हुआ था, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा था। उस समय जो बयान आए थे समाजवादी पार्टी के, उस समय उनके बयान आए थे, जो तत्कालीन सीएम ने बयान दिए थे। इन्होंने एक तो उस समय की तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ किए थे। फिर यह भी कहा था, हम सभी जानते हैं कि घटना किसकी चूक से हुई है। उस समय एक बड़ी आग, अग्निकांड की घटना भी घटित हुई थी, वो अभी किसी से छुपी भी नहीं। महोदय केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था, केक ने, कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। ये 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वही मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए थे। मेला प्रशासन ने 8.72 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत की खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए हैं। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। केक ने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण तथा भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया था। यह है 2013 की व्यवस्था। और जो लोग स्वयं दुर्व्यवस्था के लिए जाने जा रहे थे, उन लोगों ने
कैसे इस पूरे आयोजन को बदनाम करने के लिए वो किया है, और मैं उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा। महोदय, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज का। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर इस बार ध्यान आकर्षित किया है, और जो बातें उन्होंने कही हैं कि आज प्रत्येक भारतीय के मानस पटल पर एक अनोखी जागृति आई है, और यह जागृति परम उदात्त और आध्यात्मिक शक्ति के ओद से कुंभ में आ रहे हैं। किंतु हम लोग ऐसी विशालता और भव्यता हमें नहीं दिखाई दी। अनंत विविधताओं को अपने में समेटे हुए यह कुंभ मेला अपने आप में अद्वितीय है। इस मेले में सभी राष्ट्रों, धर्मों और विचारधाराओं वाले लोग भाग ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह मेला प्रगति के पथ पर अग्रसर महान भारत देश की आध्यात्मिक संपत्ति और उसकी सर्वांगीण संस्कृत सभ्यता की आराधना स्वरूप है। दूसरा, उन्होंने कहा, समूचे विश्व के आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा सामान्य मानव समाज कुंभ मेले के प्रति जागरूक हो गया है। यह कुंभ मेला भारत के अगाध आध्यात्मिक परंपराओं के मूल स्रोत दर्शित करता है और प्रदर्शित करता है कि अनोखी विधि विश्व की अनेक विचारधाराओं को नेतृत्व कर रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का ऐसा रूप देने में कितना प्रयत्न करना पड़ा होगा, कितने संसाधन जुटाने पड़े होंगे, कितनी बुद्धिबल, धन, जनशक्ति, विशेष रूप से उच्च स्तरीय नेतृत्व शक्ति का संचय और सदुपयोग किया गया होगा। इसका अनुमान कुंभ मेले में प्रवेश करते ही हो जाता है। कुंभ मेले की सफलता की चोटी पर पहुंचाने के लिए सरकार के शीर्षस्थ पद पर विराजमान समस्त अधिकारी और प्रशंसा के धन्यवाद के पात्र हैं। इस महान पर्व को विश्व के मानचित्र पर सदा सदा के लिए सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए आप सबका हम सत सत नमन और आभार व्यक्त करते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ये पत्र जारी करता है अपने यहां से। महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हजारों लोग 29 की भगदड़ का शिकार हुए, उनको 1954 के कुंभ को भी देखना चाहिए। 1954 800 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एक दिन पहले इस महाकुंभ में भागीदार बने थे। 1976, 1974 और 1986 के कुंभ के आयोजन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। वो आज हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे लोग आज इस महाआयोजन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। महोदय, वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली है, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मौनी अमावस्या के दिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई तो उस समय प्रयागराज के अंदर
मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु था। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो होगी। और ये 2 करोड़ लोग प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में थे। सरकार ने 24 घंटे पहले से इस प्रकार की व्यवस्था भी दी थी। एक दिन पहले ही जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, इन सभी जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके वहां पे पार्किंग स्पेस दे करके श्रद्धालु जनों को रोका था। और महोदय, लगभग 2 लाख बसेज वहां पे रोकी गई थी। यानी लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इन क्षेत्रों में पहले दिन ही रोका हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी और स्थानीय जनता ने भी, उत्तर प्रदेश वासियों ने आतिथ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इन जनपदों में लगातार 24 घंटे तक, यानी एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया महाकुंभ में। और भीड़ के उस प्रेशर को हम देख रहे थे। एक एक क्षण पूरा प्रशासन, पूरा शासन इसमें लगा रहा, एक एक क्षण लगा रहा। एक स्पेस की अपनी सीमा होती है, धरती की अपनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। और इसीलिए 28 तारीख को, 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होल्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहां पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालु जनों का, उन पूज्य संतों का, जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद तब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है। वो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए। एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। महोदय, ये घटना वहां की थी, लेकिन अक्सर होता है, भगदड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। लेकिन वहां पे तत्काल पुलिस ने भी और उसके लिए लगाई गई एजेंसियां भी, उन्होंने जब रेस्क्यू प्रारंभ किया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में श्रद्धालु जनों ने ही उसमें मदद की थी।
और श्रद्धालु जनों ने मदद करके ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के एम्बुलेंस को वहां पहुंचाने और पहुंचाने के साथ साथ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में अपना योगदान भी दिया। हॉस्पिटल से फिर मेडिकल कॉलेज ले जाने में योगदान दिया, जिसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। हम उस जन दबाव को देखें जो समय वहां रहा होगा। 5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ की भीड़ के बीच रेस्क्यू करना, उन्हें ले जाना, और इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भी दिन भर दबाव बनते रहे, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से निकालना, कुछ लोगों को फिर नए लोगों को वहां लाने की व्यवस्था करना, और इस व्यवस्था में अलग अलग स्थानों, फिर प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे। कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए। उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। लेकिन ये घटना इस रूप में नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना को भी हम प्रयागराज महाकुंभ के साथ जोड़ें, झारखंड की घटना को भी इसके साथ जोड़ें, नेपाल की घटना को भी इसके साथ जोड़ें, या अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ही एक ट्रोला और एक बेलोरो के बीच में मुठभेड़ होती है और उसमें 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। प्रयागराज कुंभ में आ रहे थे, उस दौरान एक आमने सामने की भिड़ंत में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। सड़क दुर्घटना हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और मैं लगातार इस सदन को मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि हर वर्ष हम लोग 20 से 25 हजार लोगों को खोते हैं सड़क दुर्घटना में। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर खो रहे हैं। ये 20 से 25 हजार की जो लोग हर, इसमें से लगभग 55 से 60% जो आबादी है, जो मृतक हैं, ये सभी 18 से 40 के बीच की उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं। ये समाज की क्षति है, लेकिन उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम। हम लोग हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं भाई आप फ्रंट सीट में बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं लगाते। बहुत सारे वीआईपी भी नहीं लगाते। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें लड़ने लगते हैं। अगर कहीं पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है तो उस समय वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं साहब हमें कैसे आपने वो कर दिया, हमें कैसे छेड़ दिया। अब ये व्यवस्थाएं तो बनाई गई, लेकिन इनको भी महाकुंभ के आयोजन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो ये बातें हो रही हैं कि राजनीति में जहां पर 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बनकर के अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है, भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है, और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने का, महाकुंभ के आयोजन में एक बार भागीदार बनने का अवसर मिले। कौन नहीं आ रहा है, कौन, हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। क्या हम उनको मना करें? इसलिए मना कर दें? इस सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसको दुष्प्रचार के रूप में लेना। 3 बजे जब ये घटना घटित हुई, रेस्क्यू के कार्य, और आगे कोई दुर्घटना न हो, तो इसके लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 29 को मैंने स्वयं अखाड़ों से इसके बारे में अनुरोध किया कि आपको कुछ देर के लिए अमृत स्नान स्थगित करना होगा, और इसके लिए हमने अधिकारी भेजे। अधिकारीगण पहले से भी मौजूद थे। मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे, पूरे दिन भर मुहूर्त है। मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था, कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था, और इसलिए जब भी आप कहेंगे हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को यह अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का यह कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, इस सरासर असत्य है।
ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य हैं। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए थे, 6 स्नान हुए थे, उसमें 3 अमृत स्नान थे। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वो मौनी अमावस्या का था, वह 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रही है कि साहब जो है अमृत स्नान नहीं हुआ। संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है, और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आज कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। पांचवां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। यह अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे जो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं। लेकिन ये आयोजन पूरी भव्यता के साथ वहां हुए। और पांचवा छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहर्सल चलता है, लेकिन प्रहर्सल को ही राजनीति बना दिया जाए, ये न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में जो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते हैं चच्चू। ये तिथि, ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है, शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के इस कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप शांत हो गए ना। वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चच्चो को बोलना है, नहीं, चच्चो उसमें बहुत सहभागी। आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय,